हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने समझ लिया, 2 डायमेंशन में भी समझ लिया, 3 डायमेंशन में भी पोजीशन वेक्टर निकालना हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। तो इसको समझने से पहले फिर वही आप पोजीशन वेक्टर को रिकॉल कीजिए जो कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना। दिस इज द ओरिजिन, जिसको आप एक रेफरेंस पॉइंट मानते हो। मैं फिर वही 2 डायमेंशनल प्लेन में पहले समझूंगा, फिर इसको 3D एक्सटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समझ चुके हैं कि 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशनली एक्सटेंड करने के लिए क्या करना होता है। सिर्फ जैसे एक्स वाई प्लेन में एक्स आई प्लस वाई जे होगा, अगर इसी को 3D आप एक्सटेंड करोगे तो उसमें जेड के ऐड हो जाएगा और मैग्नीट्यूड निकालने में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हम लोगों ने कर लिया जस्ट अभी जैसे। अब देखिए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है, एज्यूम कर लीजिए आप x1, y1। अभी जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, तो उस हिसाब से P की पोजीशन वेक्टर क्या होगी। वेरी इजी, आप एक वेक्टर ज्वाइन कर लो लाइक दिस। हमने पढ़ा है कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, ऑरिजिन से उस पॉइंट को एक वेक्टर से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। और इसका नाम आप दे सकते हो, दिस इज RP। अंडरस्टूड है कि जो सेकंड पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन है। तो इस RP को हम लोग लिखेंगे कैसे, RP विल बी इक्वल टू सिंपली xi प्लस yj। अगर 3D होगा, ये स्पेस में पॉइंट होगा तो इसमें zk भी ऐड हो जाएगा। तो पहले हम लोग इससे समझते हैं, 3D एक्सटेंड करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक दूसरा पोजीशन नहीं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये पार्टिकल P जो है ये मूव कर करके एक पॉइंट Q तक गया। अब कैसे मूव किया इससे कोई मतलब नहीं, मान लीजिए वो किसी इस टाइप से मूव करता हुआ गया, यहाँ पहुँच गया है, किसी भी कोई भी पाथ अडॉप्ट कर करके वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँचा, Q पे पहुँच गया। वही पार्टिकल जो पार्टिकल P पे था, वो पार्टिकल मूव किया है, एक पाथ को उसने फॉलो किया और अल्टीमेटली दैट पार्टिकल रीचेज द पॉइंट Q। तो अब मुझे पता लगाना कि Q की पोजीशन क्या है उसी स्पेस में, उसी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, वही जो रेफरेंस पॉइंट आपका है। तो इसकी पोजीशन निकालने के लिए फिर मुझे क्या करना होगा, एक वेक्टर ज्वाइन कीजिए लाइक दिस, और इसकी पोजीशन वेक्टर को आप लिखेंगे कैसे, RQ। और एज्यूम कर लीजिए कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x2, y2, ये इसका कोऑर्डिनेट्स। तो इस हिसाब से RQ की पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे आप, RQ इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका क्या था, मैं भूल गया था। RP क्या है, दिस इज x1i एंड y1j, राइट। एंड RQ क्या होगा, दिस इज x2i प्लस y2j, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका P पॉइंट का जो पोजीशन होगा वो x1i प्लस y1j, x1 y1 यहाँ दे रखा है, और Q पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर आएगी वो आएगी x2i प्लस y2j। अब मुझे क्या निकालना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सबसे पहले तो मुझे पता लगाना होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए, मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, जाहिर सी बात है कि ये वेक्टर होगा एक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग, कैसे ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन्ड बाय, मैं लिख दे रहा हूँ क्लियरली, ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टू द फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ऑफ द पार्टिकल, किस कैसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। क्लियर हो गया बिल्कुल। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है कैसा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जाहिर सी बात है कि पार्टिकल को अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़ना होगा, छोड़ के वो जहाँ भी जाए, हो सकता है लौट के आ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार मूवमेंट जरूरी है, वहाँ से स्टार्ट हुआ वो, अगर नहीं मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट वैसे ही जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं जस्ट उसके फील को देने के लिए कि एक पार्टिकल पहले यहाँ था, वो मूव करके अल्टीमेटली यहाँ पहुँचा, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उसके पाथ से मतलब नहीं कि वो कैसे जा रहा है, कितना रैंडम पाथ, कितना कॉम्प्लिकेटेड पाथ, इससे हमको कोई मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत ही आसानी से निकलता है। करते क्या है कि जहाँ पहले था और जहाँ बाद में, इन दोनों पॉइंट को एक वेक्टर से ज्वाइन कर देते हैं।
और उस वेक्टर का हेड किधर होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ हमेशा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से एक वेक्टर से ज्वाइन कर दीजिए, उस वेक्टर का जो हेड होगा वो हमेशा फाइनल पोजीशन की तरफ होगा, दैट्स इट। तो अब इसको यहाँ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। इनिशियल पोजीशन P है, फाइनल पोजीशन ये, पार्टिकल ऐसे घूमता हुआ गया है तो हमको उसके पास होगा मतलब ही नहीं, अल्टीमेटली इट रीचेज दिस पोजीशन। तो मुझे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए वो मिलता कैसे है, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर देना है और उस वेक्टर से ज्वाइन करना है, और उस वेक्टर का हेड किधर होगा, टुवर्ड दी फाइनल पोजीशन। तो इधर आप उसका हेड दे दीजिए, ठीक है ना। और इस डिस्प्लेसमेंट को के लिए जो नोटेशन यूज़ किया जाता है इट इज़ डेल्टा आर, ऐसे लिखिएगा। डेल्टा आर स्टैंड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा का मतलब ये होता है चेंज, और डिस्प्लेसमेंट निकलता ही है चेंज इन पोजीशन से, वो उसका डेफिनेशन ही है। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन देखिए कैसे पहुंचता हूँ मैं। तो एनीवे ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पहले देना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे दे दिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा होगा, आप ध्यान दीजिएगा। द ट्रायंगल इज OPQ। मुझे डेल्टा आर की वैल्यू निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आखिर निकलता है कैसे। तो ज़रा देखिए कि इन ट्रायंगल OPQ हम लोगों ने हेड टेल मेथड फॉलो किया है। हमने उसको बताया था कि ये ग्राफिकल मेथड है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन उसके कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी देखिए लगातार हम लोग यूज़ कर रहे हैं हेड टेल मेथड को। इससे पहले वाले पोजीशन वेक्टर में भी यूज़ किया, डिस्प्लेसमेंट में भी यूज़ हो रहा है। हेड टेल मेथड क्या कहता है कि जैसे इसके हेड पे इसका टेल है या नहीं, तो इन दोनों का जो सम होगा यानी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, वो सम कौन सा वेक्टर होगा, दी वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो हेड टेल मेथड एक बार आप जरा देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो मैंने बता रखा बहुत डिटेल में। तो जब भी 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स हों, जाहिर बात है कि हेड टेल 3 के लिए कम से कम 3 वेक्टर होना चाहिए, 2 का सम तीसरे के बराबर होगा, तो मिनिमम 3 वेक्टर्स होना चाहिए। तो उस 3 में जब भी जो ट्रायंगल लॉ भी है, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर आप 2 वेक्टर्स कंसेक्यूटिव साइड हैं किसी ट्रायंगल के, एक ऑर्डर में फॉलो कर रहे हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है दैट इज गिवन बाय द थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए इन दोनों का जो फॉलो हो रहा है वो कौन से जा रहे हैं, क्लॉक वाइज जा रहे हैं, दिस ये इस ऑर्डर में क्या है, क्लॉक वाइज घूम रहे हैं। लेकिन जो रिजल्टेंट होता है वो एंटी क्लॉक अपोजिट गया है, यानी जाहिर बात है हमने इसको ऐसे ज्वाइन नहीं किया ना, तो ये पूरा क्लॉक वाइज हो जाता। तो ये ट्रायंगल लॉ भी है, बेसिकली ट्रायंगल लॉ से भी आप निकाल सकते हैं, और ये हेड टेल मेथड से भी निकल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, हेड टेल मेथड को फॉलो करके बताना जा रहा हूँ कि अगर मैंने एक वेक्टर लिया OA, पहला वेक्टर OP नॉट OA, O से पहले P मूव किए हम, एक वेक्टर है, इस वेक्टर के हेड पे अगले वेक्टर का टेल है विच इज इक्वल टू PQ, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो सम होगा, हेड टेल मेथड क्या कहता है कि 2 वेक्टर्स को आपने ऐड किया तो जो सम होगा इट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर का टेल है, टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, दैट इज वी आर गोइंग टू गेट OQ। ये हेड टेल मेथड है। तो अब ज़रा जो नोटेशन हमने यूज़ किया है इन तीनों वेक्टर्स के लिए वहाँ पे उसको यूज़ कर लिया। तो देखिए OP वेक्टर के लिए ये है आपका OP वेक्टर, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, RP। तो वी विल राइट डाउन RP प्लस PQ। तो PQ जो है ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसको हमने डेल्टा R से लिखा है। तो दिस इज डेल्टा R। सिंबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कन्वेंशनल है इसीलिए हमने इसको यूज़ किया है। एंड OQ देखिए हमने क्या लिया है, OQ इज दिस वेक्टर, इसका नोटेशन क्या है, RQ। तो दिस इज RQ। क्लियर बिल्कुल। अब यहां से आगे देखिए क्या होने जा रहा है। इस जगह से अगर आप डेल्टा R की वैल्यू निकाल लो तो डेल्टा R इज इक्वल टू RQ, राइट साइड RQ है, और इसको उधर आप ले जाइए, दिस इज माइनस RP। बहुत क्लियर है, बहुत इजी वे में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई मतलब कि कोई ऐसी रैंडम चीज़ मैंने यहाँ नहीं लिखी है, आपने जो कुछ पिछले वीडियोस में देखा जस्ट उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब आप देखिए ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जब भी वैल्यू निकालनी होगी आप इसको यूज़ करोगे। अब इससे देखिए इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही, डेल्टा R ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और अगर आप अलग अलग समझेंगे तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है ना, और R क्या है, ये है पोजीशन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली होता है क्या है, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द चेंज इन पोजीशन। ऑब्वियसली एक पार्टिकल पहले यहाँ था, मूव करके यहाँ चला आया तो उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो जो चेंज इन पोजीशन है उसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। और चेंज इन पोजीशन में हमेशा क्या होता है,
फाइनल माइनस इनिशियल होता है, याद रखिएगा। चेंज इन पोजीशन का मतलब होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे है भी, प्रूव भी हो चुका है, दिस इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब ये होता है, ये साइन जब भी रहेगा डेल्टा तो आप समझ जाएगा, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी हम डेल्टा यूज़ करेंगे, डेल्टा फॉर विथ एनी क्वांटिटी, मान लीजिए ऐसे पूछे कि डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज बताइए, ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टेम्परेचर का चेंज पूछा है, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ पूछेगा तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। चेंज इन कोई भी, चेंज इन करंट पूछेगा तो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, कोई भी वैल्यू पूछता है। चेंज इन एनी क्वांटिटी, मैं जनरल क्वांटिटी का ले लूँ, डेल्टा क्यू, क्वांटिटी ले रहा हूँ, ये क्यू ये वाला पॉइंट नहीं। चेंज इन एनी क्वांटिटी, तो उस क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू माइनस उस क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू, ये होता है डेल्टा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे चेंज इन पोजीशन निकालना है, तो आप ज़रा देखो ये क्या है, आर क्यू क्या है और आर पी क्या है। क्यू पॉइंट और पी पॉइंट में फाइनल पोजीशन कौन सी है, क्यू, तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल, तो मैं लिखूंगा दिस इज आर एफ भी लिख सकता हूँ। एफ का मतलब फाइनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, एफ मतलब फाइनल। ये हो गया, माइनस उतार लिया हमने। और ये पी बताइए, पी और क्यू में पी कैसा पॉइंट है, दैट वाज इनिशियल पॉइंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जनरल फॉर्म में आर आई। तो अब एकदम क्लियर हो गया कि कभी भी आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है कि हम लोग समझ चुके हैं, एक पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा, उसका वो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, चाहे वो किसी भी पाथ से जाए। डिस्प्लेसमेंट में हमको पाथ से कोई मतलब नहीं है ना, चाहे वो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड पाथ मतलब वो चूज़ कर ले या फॉलो करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें मिलता कैसे है, जस्ट बाई टेकिंग द डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को डिफरेंस से निकाल देंगे। क्या करेंगे हम, this is the displacement vector and it is obtained by position vector of final point minus position vector of initial point। तो अब मैंने P और Q गायब कर दिया, क्योंकि P और Q कोई भी पॉइंट हो सकता है। यहाँ से वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब भी मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, फाइनल पॉइंट की पोजीशन वेक्टर लिखूँगा पहले, फिर माइनस साइन दूंगा, फिर इनिशियल पॉइंट की पोजीशन वेक्टर लिखूँगा। इनका जो डिफरेंस आएगा वही आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बिल्कुल क्लियर है, मेरे ख्याल से एकदम समझ आ गया। अब आपको मैं एक क्वेश्चन से इसको समझा दूं तो मेरे ख्याल से एकदम ही क्लियर हो जाएगा, राइट। अब एक चीज़ मैं और पूछ रहा हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, ये इन दोनों में से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड या रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड कौन करता है या कौन करता नहीं करता है, ये भी आप पूछ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन की चॉइस पे क्या चीज़ डिपेंड करती है या इंडिपेंडेंट है। बेसिकली इंडिपेंडेंट मतलब वही है, मतलब कि जो डिपेंड नहीं करती है। एक है आपका पोजीशन वेक्टर, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, थर्ड है आपका बोथ, एंड फोर्थ इज नन। अब आप बताओ ऑरिजिन पे कौन डिपेंड करेगा। तो आप देखोगे बहुत आसान है। वैसे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज कर लीजिए कि एक पॉइंट है P, अभी मेरा ऑरिजिन यहाँ पे है ना, तो इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, सपोज कर लीजिए, और वो वेक्टर ये, दिस इज RPO, मतलब इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ये आ रहा है। अब अगर मान लीजिए कि मैं ऑरिजिन को घसका के कहीं नीचे ले जा रहा हूँ, मान लिया अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कहीं यहाँ पे, बल्कि यहाँ ले आइए, ये दिस इज O डैश। अब एक नया ऑरिजिन हमने ले रखा है यहाँ पे, और पॉइंट भी तो ये पॉइंट को मैं नहीं बदलना है, यानी जहाँ पार्टिकल रखा हुआ उसको वहीं रहने दीजिए, मैं उसकी पोजीशन की बात कर रहा हूँ। ऑरिजिन हमने डिस्प्लेस कर दिया, पहले ऑरिजिन हमने यहाँ लिया और अब ऑरिजिन मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारा जो पोजीशन वेक्टर था वो ये वाला था, जिसको हमने नाम दिया था RPO, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन। अब मुझे इसी पार्टिकल की पोजीशन निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो अब जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा। दिस इज द वेक्टर, इसका मैं नाम दूंगा
पी ओ डैश यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेम पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन ओ डैश। तो बिल्कुल ऑब्वियस है, दिख रहा है साफ साफ कि ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, दोनों पोजीशन अलग अलग है। जाहिर बात है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस अलग होगा, है ना, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस अलग होगा, दोनों वेक्टर ही डिफरेंट है। तो ये फिगर खुद ही बता रहा है कि आर पी ओ जो है यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन आर पी ओ डैश। पार्टिकल को हमने नहीं चेंज किया, पार्टिकल जहाँ था वही था, लेकिन हमने पोजीशन जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमने हटा दिया, पहले यहाँ था अब यहाँ कर दिया। तो जाहिर बात है जब रेफरेंस पॉइंट चेंज कीजिएगा आप आगे पीछे करेंगे, पार्टिकल जहाँ रखा हुआ है उसकी पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में बदलेगी। सपोज कर लीजिए कि मेरे बगल में कोई मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में कुछ और होगी। एक दूसरा फ्रेंड यहाँ खड़ा हो गया तो उसके रिस्पेक्ट में भी उसकी पोजीशन सेम तो नहीं होने जा रही। तो जैसे ही रेफरेंस पॉइंट मैंने बदला, मैं पहले इस आदमी के लिए रेफरेंस पॉइंट मैं था, तो मेरे हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही वेक्टर ये है। अब मैंने रेफरेंस पॉइंट अपना हटा दिया, अब किसी और को बना दिया रेफरेंस पॉइंट, कोई थर्ड बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ, उसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर अलग होगी, वो अलग पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑरिजिन चेंज करते हो तो पोजीशन वेक्टर बदल जाती है। तो इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ, यानी पोजीशन वेक्टर जो है वो डिपेंडेंट है ऑन ऑरिजिन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑरिजिन, चॉइस ऑफ ऑरिजिन, डिपेंडेंट ऑन चॉइस ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब आप उसको समझ लो। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होगा यहाँ समझिएगा। पहले ऑरिजिन में यहाँ ले रहा हूँ, एक पार्टिकल P था जिसका कोऑर्डिनेट जो भी हो x1 y1 मान लीजिए, ठीक है, और वो मूव करके ऐसे घूमते हुए कहीं यहाँ आया था Q पॉइंट पे, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब आप ज़रा देखो कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो कैसे आता है, ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये होता है डेल्टा आर। पता ही है आपको, इनिशियल पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आर पी ओ, दिस इज आर पी या आर पी ओ लिखिए जो भी लिखा, एंड दिस द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू इज रिटन एज आर क्यू। हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेल्टा आर जो निकलता है वो निकलता कैसा है, दिस इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे निकालना था, वहाँ मुझसे छूट गया था, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ यहाँ आ गई। तो मुझे इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है वो कैसे आएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल कौन है, क्यू, फाइनल पोजीशन तो क्यू ही है ना, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, देखिए क्यू जो है यही फाइनल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज आर फाइनल, यानी पार्टिकल की फाइनल पोजीशन जो है वो क्यू है, और पी जो था वो उसकी इनिशियल पोजीशन है, दिस इज आर इनिशियल। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो देखिए क्या आएगा, दिस इज आर फाइनल क्या है, x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब आप i अगर कॉमन ले तो x2i माइनस x1i, तो ऐसे कुछ आएगा x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना, इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब आइए, अब ऑरिजिन मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे ही मैं चेंज करूँगा, मान लीजिए कि मेरा अब नया ऑरिजिन कुछ यहाँ आ रहा है, दिस इज ओ डैश। अच्छा, ओ डैश के हिसाब से अगर आप चाहोगे ज़रा देखिएगा, और ये ध्यान दीजिएगा कि मेरा डेल्टा आर चेंज हो रहा है कि नहीं। एक्चुअली डेल्टा आर तो ये है ना, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो इसका जो पोजीशन वेक्टर पी का है वो कुछ ऐसा आएगा, दिस इज आर पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश मैं लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये आर पी ओ है, ये आर क्यू ओ था, ये आर पी ओ डैश है, दिस इज द वेक्टर, और आर क्यू ओ डैश ये है आपका, दिस इज आर क्यू ओ डैश। तो जब हमने ऑरिजिन चेंज किया तो आप देख रहे होंगे कि P की पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। पहले पोजीशन वेक्टर ये वाला था ऑरिजिन, इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, और इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये वाला आ गया आपका, लाइक दिस। तो ऑब्वियसली ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, तो पोजीशन वेक्टर P का भी चेंज हो गया, पोजीशन वेक्टर Q का भी चेंज होगा, क्योंकि Q का पोजीशन वेक्टर पहले ऐसे था और अब ये ऐसे आ गया। लेकिन इन दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही रहा या चेंज हो गया। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी भी वही का हुई है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन ही कैसे किया जाता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन P ही थी और फाइनल पोजीशन Q ही है। आप चाहे ऑरिजिन अपना बदलते रहिए, लेकिन ये पार्टिकल की पोजीशन तो यहीं से चला था और यहीं रुका। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी भी डेल्टा आर ही होगा। आप देख रहे हो ना, इस केस में भी अगर आप लिखोगे, मैं अगर इसको ऐड करूं तो आप देखिए क्या आने जा रहा है, दिस इज आर पी ओ डैश प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर क्यू ओ डैश
स्टिल डेल्टा आर तो वही है, आप देख रहे होंगे कि ये वेक्टर इस वाले इस ट्रायंगल में भी ये वेक्टर सेम ही है, ये वाला है, और इस ट्रायंगल में भी, माने इन दोनों ट्रायंगल में मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है बताओ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डेल्टा आर, वही है, चेंज नहीं हुआ। एंड इन ट्रायंगल O'PQ इसमें भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, इसमें भी डेल्टा वेक्टर जो है वो क्या है? डेल्टा आर है, यानी इसमें भी डेल्टा आर PQ है और इसमें भी डेल्टा आर PQ ही है। तो इन बोथ द केस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल रिमेन द सेम, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको मिलता कैसे है? एक पार्टिकल यहाँ था, वो यहाँ चला गया, इसको ज्वाइन करेंगे हम, अब अपना इसका ओरिजिन आप कहीं ले जाइए आप है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है क्या है? वो फिक्स्ड है, वो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। तो इसका आंसर कौन सा वाला होगा? ये वाला, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोथ गलत है, नन भी गलत है, पोजीशन वेक्टर भी रॉन्ग है। पोजीशन वेक्टर अगर हमने देख लिया कि जैसे हम ओरिजिन चेंज करते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखिएगा, डेल्टा आर इज दिस। अब ये 2 डायमेंशन के लिए था, इसी को मैं अगर हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है ये 2 डायमेंशन आया है ना। डेल्टा आर क्या है? x2 - x1i प्लस y2 - y1j। अगर इसको 3D एक्सटेंड करोगे तो क्या आएगा? मान लीजिए कि ये हमारा पोजीशन स्पेस में होता, मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। अब ये हमारा जो पॉइंट है x y z, मान लीजिए कि हमारा x एक्सिस ये z एक्सिस इधर है, सपोज कर लीजिए। एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है q x2 y2 एंड z2, सपोज कर लो। ठीक है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? पार्टिकल को जैसे मूव करते हैं यहाँ पहुँच गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दिस pq, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा आर, राइट। तो आपको पता है कि RP लिखने का क्या तरीका है? दिस इज RP एंड दिस इज RQ। RP क्या होगा बताइए? RP विल बी इक्वल टू x1i प्लस y1j, हम लोग पढ़ चुके हैं, पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन, इससे जस्ट पहले, प्लस z1k। ये RP हो गया, इनिशियल पोजीशन। इसी को आप क्या बोलोगे? इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एक पार्टिकल P से Q गया है तो इनिशियल पोजीशन यही है। RQ क्या है? इसको लिखूंगा, RQ का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, ये है x2i कैप प्लस y2j कैप एंड प्लस z2k कैप, और ये उस पार्टिकल की फाइनल पोजीशन। तो मैं लिख रहा हूँ दिस इज RF, फाइनल पोजीशन। डेल्टा आर अब हम लोग निकाल चुके हैं, अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। डेल्टा आर क्या होता है बताओ? दिस इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन। तो आप जरा देख लीजिए, डिफरेंस कर लीजिए। RF कितना है? दिस वन इज RF इज दिस वन। आप लिखो दिस इज x2i प्लस y2j प्लस z2k, राइट, माइनस साइन। इसके बाद इनिशियल ये वाला देखिए, इनिशियल ये वाला क्वेश्चन। तो दिस इज x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो जब आप i को i के साथ मिलाओगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, बीच में माइनस है यहाँ पे, ये पूरा ऐसे आएगा। तो डेल्टा आर की जो वैल्यू आएगी वो जरा देख लीजिए, वो क्या आने जा रही है? x2 माइनस x1 i कैप, राइट, प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब निकालना बड़ा आसान है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को याद भी करना बड़ा आसान है। हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको लिखना होगा इस फॉर्मेट में, IJK के फॉर्मेट में, तो याद रखिएगा कि जहाँ आप P से Q गए हैं ना, तो फाइनल पोजीशन वाले कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पोजीशन वाली कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना होता है। तो देखिए इस केस में आप P से Q गए हैं, तो फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल वाले कोऑर्डिनेट को आप माइनस करोगे। तो फाइनल कोऑर्डिनेट जैसे x वाला माइनस करो आप, पहले हमने x वाला माइनस करेंगे, उसके साथ i कैप लगाएंगे, फिर y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, फिर j कैप लगाएंगे, फिर z वाला कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, k कैप लगाएंगे। लेकिन जो माइनस करना है उसका ध्यान रखिएगा, हमेशा हेड वाले में से टेल वाला माइनस करना होता है। ये कोऑर्डिनेट हमेशा हेड का होगा, जिधर हेड होगा, और हेड हमेशा किधर होता है? फाइनल पोजीशन की तरफ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हेड हमेशा किधर होगा?
फाइनल पोजीशन की तरफ। क्लियर बिल्कुल। तो पहले हमेशा हेड होगा और उसमें से टेल वाले को माइनस करते हैं, दिस इज टेल, और टेल किधर होता है हमेशा इनिशियल पोजीशन की तरफ। तो एक एक चीज़ मैंने बहुत ही क्लियरली लिखा दिया है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पार्टिकल पी से क्यू जा रहा है तो हमको एक्स का डिफरेंस करना होगा, कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर वाई का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर जेड के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो डिफरेंस लेना कैसे है, हमेशा हेड वाले में से टेल वाले को माइनस करेंगे या फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे। तो फाइनल पोजीशन आपकी क्यू है और इनिशियल पी था, तो क्यू वाले कोऑर्डिनेट में से पी वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करते जाना है। तो क्यू का एक्स माइनस पी का एक्स, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर इसी तरह से वाई टू माइनस वाई वन, फिर इसी तरह से जेड टू माइनस वन। अब अगर ये पार्टिकल क्यू से पी जाता तो फिर क्या करते हैं हम, फिर उसमें से पी में से क्यू को माइनस करना होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्यू है, इनिशियल पोजीशन पी है, तो क्यू वाले कोऑर्डिनेट्स में से पी वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। क्यू का कोऑर्डिनेट सब 2 है, x2 y2 z2, तो हमेशा में x2 से x1 घटाएंगे, फिर y2 से y1, फिर z2 से z1। अगर ये पार्टिकल q से p जाता तो फाइनल पोजीशन p हो जाता, तो फिर p में से माइनस कर दिया, यानी x1 माइनस s2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, तो फिर इसका उलट जाता है। तो रूल क्या है कि हेड में से टेल को माइनस करेंगे, और हेड हमेशा फाइनल पोजीशन की तरफ होता है, इसलिए फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे, x में भी, y में भी, z में भी। x के साथ i कैप लगा देंगे, y के साथ z कैप लगा देंगे, और j कैप, और z के साथ क्या करेंगे, k कैप लगाएंगे। फिर से बोलो, x के डिफरेंस के साथ i कैप, y के डिफरेंस के साथ j कैप, और z के डिफरेंस के साथ k कैप। तो इस तरह से हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाता है। तो ये हो गया बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स, अभी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम p टू q, p का कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है, -1, 2, 2, एंड q का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 1, 3। ये तीन कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, x2 y2 z2। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आप उसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। आप सपोज कर लीजिए कि ये कुछ x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये z एक्सिस, कोई पॉइंट है यहाँ पे p है ना। p का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, दिस इज -1, 2, 2, और ये कोई यहाँ चला गया है q पॉइंट पे, ये है आपका 2, 1, 3। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता कैसे है, इनिशियल पोजीशन जो है वो p है, फाइनल पोजीशन इज q। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, और वेक्टर का एरो किधर होगा, टुवर्ड द फाइनल पोजीशन। तो ये आपका ऐसे मिल गया, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ऑब्वियसली ये मिलेगा कैसे, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट मैं पोजीशन वेक्टर लिखाऊंगा rp, और ये है आपका rq, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डेल्टा r इज इक्वल टू rq माइनस rp, ठीक है। और अभी हमने सॉल्व किया था जस्ट नाउ, जस्ट इससे थोड़ा सा पहले, कि डेल्टा r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब आपको लिखना होगा कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अगर वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करते हैं बताओ, हम पहले x का डिफरेंस लेते हैं, उसके बाद i कैप लिखते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x का कुछ डिफरेंस होगा, यहाँ i कैप होगा, प्लस y का डिफरेंस होगा, फिर यहाँ j कैप होगा, प्लस z का डिफरेंस होगा, और यहाँ k कैप होगा। अब सवाल ये पैदा हो कि डिफरेंस हम किस में से लें, x1 में से x2 को घटाएं, यानी q के कोऑर्डिनेट में से p का कोऑर्डिनेट घटाएं, या p के कोऑर्डिनेट्स में से q का कोऑर्डिनेट घटाएं। तो हम लोगों ने रूल बताया था कि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी जब भी आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हो, देखो यहाँ पे क्या है, ये पोजीशन एक्चुअली आती है r फाइनल माइनस r इनिशियल। तो ये सब क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। यहाँ भी वही चीज़ है, x का कोऑर्डिनेट जो आप लोगे तो डिफरेंस किसको करोगे, फाइनल वाले x कोऑर्डिनेट में से इनिशियल वाला x कोऑर्डिनेट माइनस करना है। तो आप ज़रा पता लगाओ वहाँ पे कि फाइनल x कोऑर्डिनेट कौन सा है, p या q। तो जिधर हेड होता है वही ना फाइनल है, पार्टिकल गया है p से q, तो फाइनल कौन सा हुआ, q हुआ, और इनिशियल हो गया p, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होता है। तो फाइनल इज 2, इनिशियल इज -1। तो देखिए पहले x का माइनस कर रहा हूँ, तो x का फाइनल क्या है, x का फाइनल है 2, और फिर माइनस साइन, और इनिशियल कितना है -1, तो मैं यहाँ लिखूँगा -1। क्लियर हो गया, ये इतना हो गया i कैप। अब ये j वाले, तो j के लिए y देखेंगे, y का फाइनल कोऑर्डिनेट है 1 और इनिशियल है 2, क्योंकि फाइनल पोजीशन ये है, तो इसमें से मैं माइनस करूँगा 1 - 2। अब आप आ जाइए z का, तो z का फाइनल है 3 और इनिशियल है 2, तो 3 - 2। तो अब आप इसकी वैल्यूज़ को लिख दीजिए, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 1 ये हो गया 3i,
-1 -2 -1 आएगा, तो दिस इज -j एंड 3 -2 दिस इज +k। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्वेश्चन में यही पूछा था, आंसर हमारा आ गया। अब अगर इसके पूछे कि भाई इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताइए, तो मैग्नीट्यूड निकालना आसान है। क्या करोगे आप, दिस इज इक्वल टू √x के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया, फिर y के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, फिर z के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 स्क्वायर 9 + 1 10 + 1 11, इतना हो जाएगा। इतना मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा, जिस यूनिट्स में यहाँ वैल्यूज दी हुई होगी उतना ही लेंथ हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट वेक्टर बताओ, डायरेक्शन क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो दिस इज इक्वल टू ΔR बाई मॉड ऑफ ΔR। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो दिस इज इक्वल टू 3i, वेक्टर क्या है यहाँ पे है 3i - j + k, और डिवाइड बाई जो मैग्नीट्यूड आया वो यहाँ पे है √11। सो दिस इज देयर। तो हमने तीनों निकाल लिया। क्वेश्चन में सिर्फ उसने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही पूछा था, तो मुझे सिर्फ यही आंसर देना था। बट स्टिल मैग्नीट्यूड पूछेगा तो भी हमारे पास आंसर है। अगर यूनिट वेक्टर पूछेगा, सिर्फ डायरेक्शन पूछेगा अगर कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलावा मुझे सिर्फ डायरेक्शन बताइए, नथिंग एल्स, तो आप यूनिट वेक्टर निकाल के दे देना। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन है और उसी पे पोजीशन वेक्टर पे ही चल रहा है। पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप बोले, पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सब है, बड़े अच्छे क्वेश्चन। क्या है 2 पॉइंट चार्जेस। आप चार्ज का नाम सुनते हुए ये मत समझिएगा भाई कि इलेक्ट्रोस्टैट्स है। इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, ये पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड है टोटल। तो कहीं मुझे कूलम्ब लॉ भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं इसे। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट, एक और चार्ज Q1 जो है ओरिजिन पे है और Q2 जो है वो इस पे प्लेस्ड है, दिस पॉइंट। दे रिपेल विथ 3 न्यूटन। इसमें बोला कि दे रिपेल विथ 3 न्यूटन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन इतनी है, दे रिपेल विथ 3 न्यूटन। इसका मतलब दोनों चार्जेस का जो साइन होगा वो सेम होगा। एनीवेज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज F21 इज दिस वे। ये लिख रखा है, आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y + z, है ना। यहाँ पे लिखा है F21 इज xi + yj + z के फोर्स ऑन चार्ज 2 यानी Q2 ड्यू टू Q1 इज दिस वन, है ना। इसमें इज दिस मच। सो आपको वैल्यू नहीं आता। एनीवे चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है आपका ये है x y z। ऑब्वियसली मैं z एक्सेस उसमें ड्रॉ नहीं कर सकता, बट स्टिल ये क्वेश्चन जो है वो आपकी पोजीशन जो है क्या किस में दे रखा है, इसमें x एक्सेस x y z तीनों इन्वॉल्व है। तो एनीवे दिस पॉइंट इज ऑरिजिन। इसमें मैं लिख रहा हूँ 0 0 0। आप z चाहो तो इधर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज मुझे सिर्फ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम है तो मैं आसानी से पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक पॉइंट एक चार्ज यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो चार्ज है वो है Q1 और एक दूसरा पॉइंट है P। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे वो, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 2, और यहाँ पे जो चार्ज है दिस इज Q2 दिस इज Q2 राइट। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन मुझे मिल गई ज्वाइन करके, ये ज्वाइन कर लिया हमने। अब देखिए द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 की वैल्यू वहाँ दे रखा है F इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू हाउ मच xi + yj + zk, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है कितना, देख लीजिए क्वेश्चन में पढ़ लीजिए आप। दे रिपेल विथ 3 न्यूटन, दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू दे रखा है 3 न्यूटन फोर्स की वैल्यू। तो देखिए फिर वही काम करना होगा, मुझे करना क्या होगा, फोर्स के वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए मुझे ऐसे लिखना होगा F ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, ये फोर्स है तो कोई भी वेक्टर जो लिखते हैं क्या होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो मैं पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा F21 मैग्नीट्यूड जो कि यहाँ दे रखा है 3 न्यूटन, और उसके बाद यहाँ क्या होगा, जस्ट इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसका उस वीडियो को मतलब उसको आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। इसको थोड़ा बैक कीजिए और पॉज करके पीछे आइए, एकदम सेम उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन भी है। तो जब भी आप किसी वेक्टर को लिखते हो, जैसे मान लीजिए मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना था, तो वेलोसिटी वेक्टर आप कैसे लिखोगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर होगा जो वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से मुझे यहाँ पे अब फोर्स का वेक्टर लिखना है तो ये फोर्स वेक्टर जो होगा क्या होगा, वो इसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर होगा जो इसका डायरेक्शन होगा। तो वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, दिस इज, आप इसको ऐसे मानो, यहाँ समझिए अच्छे से, वो यूनिट वेक्टर क्या बताता है, ये वो यूनिट वेक्टर बताएगा डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है बताओ, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1,
यानी Q1 जो है Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है उसका मुझे सिर्फ डायरेक्शन बताइए आप मुझे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ऑलमोस्ट मुझे पता ही है, क्वेश्चन ही में दे रखा है मैग्नीट्यूड इज 3 न्यूटन, मुझे पता लगाना है डायरेक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है कि रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन मतलब Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन यही होगा ना। रिपेल का मतलब क्या हुआ, लाइक दिस, यही डायरेक्शन होगा, इसी में आगे रिपेल कर देगा ऐसे। तो मुझे इस डायरेक्शन में, यानी अगर आप OP बोल रहे हो तो OP का अगर मैं आपसे पूछूं तो सिर्फ डायरेक्शन बताइए, मुझे OP डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे OP के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इस OP को मैं अगर यहाँ लिख दूं OP दिस, तो मेरा काम बन गया। फोर्स वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बताना, तो वो OP कैप से निकल जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फोर्स का डायरेक्शन है, ये रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन का डायरेक्शन यही है, तो मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी बेसिकली मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से मालूम हो जाता है। अब ये OP कैप निकलेगा कैसे, तो OP कैप हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, OP कैप विल बी इक्वल टू OP वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, लाइक दिस। तो पहले तो OP वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर लिखने का तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। OP वेक्टर कैसे होगा बताओ। कोई भी वेक्टर जो होता है, अगर आप कोऑर्डिनेट्स के टर्म में बात करेंगे, तो जब भी कोई वेक्टर आप दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके लिखना चाहोगे तो लिखने का तरीका क्या है, हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, कि इस केस में भी देखिए ये टेल है और ये हेड है, डायरेक्शन तो ये है ना। तो जब भी इस वेक्टर को आप लिखोगे, तो मैंने कह रखा है, और अगर कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। हमने बताया था जस्ट इससे पहले क्वेश्चंस में कि जिधर हेड होता है उसके कोऑर्डिनेट्स में से टेल वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते जाते हैं। पहले x वाला कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, हेड में से टेल को माइनस करना है, तो x वाला माइनस करेंगे i कैप, फिर y वाला माइनस करेंगे j कैप, फिर z वाला माइनस करेंगे k कैप, यही होता है। और माइनस हमेशा किस में से किसको करेंगे, हेड वाले कोऑर्डिनेट्स में से टेल वाला कोऑर्डिनेट्स। तो पहले देखिए मैं लिख रहा हूँ x2 माइनस x1, यानी 1 माइनस 0, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस 0 i कैप, प्लस अब y वाला माइनस कीजिए, y का यहाँ 2 है और यहाँ y का 0 है, तो दिस इज 2 माइनस 0 j कैप, प्लस अब z वाला माइनस कीजिए, तो z भी यहाँ क्या है, 2 है, एंड z इज 0 ओवर हियर, तो दिस इज 2 माइनस 0 k कैप। तो अल्टीमेटली OP वेक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k। ये तो वेक्टर आ गया यहाँ जो मैं यूज़ करूँगा, मुझे लेकिन चाहिए OP कैप। OP कैप के नीचे मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए इसका, तो मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है। आप देखिए ये OP वेक्टर है ना, ये OP वेक्टर है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर, ऑब्वियसली x कंपोनेंट स्क्वायर, फिर y का कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, अगेन z के कंपोनेंट स्क्वायर 2 स्क्वायर। इसका कोई जो x कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर होता है ना, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो ये चीज़ आ गई। तो ये वैल्यू देखिएगा अब आ रहा है 3, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। अब इस वेक्टर को आप यहाँ निकलना चाहें OP कैप मुझे निकालना है और यहाँ पुट करना है, तो दिस इज इक्वल टू OP कैप इज OP वेक्टर यानी i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है OP वेक्टर। मैं OP कैप यहाँ से लिख रहा हूँ, OP कैप ने लिख दिया मैंने, तो ये मिलेगा कैसे मुझे, पहले मुझे OP वेक्टर लिखना होगा। OP वेक्टर इज दिस मच, i प्लस 2j प्लस 2k मैंने लिख दिया, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ OP, मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज 3, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3, राइट, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए उस वैल्यू को यहाँ लिखिए F21, ये वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड, देखिए ये दे रखा है F21 का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज 3 न्यूटन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 न्यूटन, एंड देन यू हैव OP कैप की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, तो दिस इज i प्लस 2j प्लस 2k एंड डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो F21 की जो वैल्यू आ रही है देखिए क्या आ रही है, F21 इज कमिंग आउट टू बी सिंपली i प्लस 2j प्लस 2k, क्योंकि 3 कैंसिल हो चुका है, राइट। तो दिस इज i प्लस 2j प्लस 2k। अब इस वेक्टर को इस वेक्टर से कंपेयर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था xi प्लस yj प्लस zk, हमारा आंसर आया है 1i प्लस 2j प्लस 2k। तो कंपेयर करिए तो आप मालूम हो जाएगा कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, और आपसे पूछा गया है x प्लस y प्लस z। तो जब आप कंपेयर करोगे इन दोनों को, तो उन दोनों को कंपेयर करने से आप जरा मुझे बताइए, इसको मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, तो कंपेयर करके मुझे बताइए कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। x इज़ 1 बिकॉज यहाँ xi है और यहाँ 1i है, फिर yj है और यहाँ 2j है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इज़ 2
एंड सिमिलरली z भी देख लीजिए आप, zk 2k, तो z इज ऑल्सो 2। अब मुझे इन तीनों का सम निकालना था। क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप बताओ। तो x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 आंसर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन है बी वाला, तो आंसर आपका हो गया, ठीक है ना, बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी, ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट ग्राउंड अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ए, ठीक है। At this point, he installs a 5 meter long pole vertically. Now he moves 5 meter towards east, and then 2 meter towards north, and then reaches a point B. B पे पहुंच गया वो. There he installs another 3 meter long vertical pole. A bird flies from the top of the first pole to the top of the second pole. Find the magnitude of its displacement. देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, किधर x एक्सिस में ले रहा हूँ, किधर y एक्सिस ले रहा हूँ। तो दिस इज सपोज ऑरिजिन है, तो फर्स्ट पॉइंट जो ए बता रखा है उसको आप ऑरिजिन मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको ओ वही बोल रहा हूँ, है वैसे पॉइंट ए, लेकिन मैं नाम उसका दे रहा हूँ ऑरिजिन। आप चाहिए तो उसको ए पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस पॉइंट इज ए, और इसे कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0, राइट। इसके बाद वो बंदा एक्स में क्या है, मैं इधर एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, याद रखिएगा, इधर ले रहा हूँ वाई एक्सिस, एंड दिस इज माई जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो अब आप क्वेश्चन पढ़ो बेसिकली, यानी ये कुछ ऐसे है, ये इनसाइड द बोर्ड है, याद रखिएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, और इनसाइड द बोर्ड जो है वो वाई एक्सिस में ले रहा हूँ, और ये वर्टिकल जो है आपका ये जेड एक्सिस है। तो कोई दिक्कत नहीं, यानी आप इसको ऐसे समझो, दिस इज योर एक्स एक्सिस है ना, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहीं ए ऐसे जो है ये जेड एक्सिस है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज जेड, राइट, क्लियर। तो ये वाई एक्सिस मैंने दिखाया नहीं, ये इस साइड में था, बट मैं अगर ऐसे वाई दिखाता तो फिर ये जेड हो जाता, लेकिन ये सब एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है वो। तो अब देखिए, ए पॉइंट को मैंने ऑरिजिन मान लिया है, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज ऑरिजिन। उसका कोऑर्डिनेट 0 0 0, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट आप ले सकते हैं। ए पॉइंट में उसने किया क्या था, एट दिस पॉइंट यानी एट द पॉइंट ए ही इंस्टॉल्स अ 5 मीटर लॉन्ग पोल। तो यहाँ पे एक 5 मीटर का पोल उसने गाड़ दिया है, तो मैं इसी को पोल मान रहा हूँ। इसको ऐसे दिखा दीजिए, ये जेड एक्सिस है और पोल हमारा यहाँ तक है। सपोज कर लीजिए दिस इज 5 मीटर पोल, दिस इज 5 मीटर हाई पोल, ठीक है ना। इसका जो टॉप पॉइंट है उसका मैं नाम दे रहा हूँ P1, पोल 1 का टॉप पॉइंट। तो यहाँ एक पोल इसने गाड़ दिया। अब आप आइए, वो बंदा ए से चलना शुरू किया पहले एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में कितना गया जरा देखिएगा। एक्स एक्सिस में पहले वो यहाँ पहुँचा, 5 मीटर ईस्ट गया है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, 5 मीटर एट दिस पॉइंट इज नॉट दिस, नाउ ही मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 5 मीटर ईस्ट में गया। इसके बाद फिर नॉर्थ में गया, तो नॉर्थ वाई के लॉन्ग है, तो मैं ऐसे जाऊँगा ऐसे। तो ये कितना गया है 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिस इज 2 मीटर। तो ऑब्वियसली एक्स में इसका मूवमेंट 5 मीटर हुआ है, वाई में इसका मूवमेंट 2 मीटर हुआ है, और यही ये पॉइंट जो है इसी का नाम वो दे रहा है बी। तो बी का अगर कोई आपसे कहे कि ज़रा कोऑर्डिनेट्स लिख के दिखाइए, तो कैसे दिखाइए बताइए। बंदा ऑरिजिन से चला, पहले उसने मूव किया है एक्स एक्सिस में 5, तो मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा 5। इसके बाद वाई में मूवमेंट उसका 2 है, और बी पे पहुंच गया, जेड में मूव नहीं करना पड़ा, तो जेड कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। और इस पॉइंट पे पहुंच के उसने क्या किया है, एंड reaches a point B, there he installs another 3 meter long vertical pole। यहाँ उसने फिर एक पोल गाड़ा 3 मीटर। इस पॉइंट को नाम मैं दे रहा हूँ P2, पोल 2 का हाईएस्ट पॉइंट, और ये 3 मीटर लॉन्ग पोल, लाइक दिस, क्लियर है। इसके बाद आगे पढ़िए, there he installs this pole, a bird flies from the top of the first pole, यानी P1 से P2 बर्ड का मूवमेंट है। मैं वो डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, P1 से P2। द बर्ड फ्लाइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, टू द टॉप ऑफ द सेकंड पोल, टू द टॉप ऑफ द सेकंड पोल। ऐसे है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये तो वेक्टर है P1 से P2, राइट। इसका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के देना। तो पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना ही होगा। तो अब आप ज़रा मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए करना क्या होगा। मुझे जिन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलता है, मुझे उन दोनों पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाए,
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना बहुत ही आसान है, राइट। तो मैं कोशिश करूँगा कि P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स और P2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिख डालूँ। तो अब ज़रा आइए, P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे लिखूँगा। स्टार्ट कीजिए ऑरिजिन से। तो ये पॉइंट यहीं पे है और ये पोल इसी पॉइंट पे है, तो जाहिर बात है कि इस पॉइंट P का, यानी आपने ऑरिजिन पर ही एक पोल गाड़ दिया है, कितना हाइट का, 5 मीटर। तो चूँकि वो ऑरिजिन पर ही है तो उसके टॉप पॉइंट का, पोल का टॉप पॉइंट का मुझे देखना है। तो मुझे एक्स में तो नहीं जाना पड़ा क्योंकि मैं ऑरिजिन पर ही खड़ा हूँ, जो मेरा पोल है वो कहाँ पे, ऑरिजिन पे गाड़ दिया गया है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, ना एक्स में मूव करना पड़ा ना वाई में। हाँ, जेड में आप वर्टिकल जाइएगा। आप चूँकि हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उस हाईएस्ट पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट तो है ही, और जेड कोऑर्डिनेट कितना है, 5। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज 5। ये हो गया P1 का कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से अब जरा P2 को कोऑर्डिनेट निकालिए। P2 आपने कहाँ पे गाड़ा है, उसके लिए आप मूव किया, ऑरिजिन से आप चले थे पहले x में, फिर y में, और फिर B पे जहाँ पहुँचे B पर, वहाँ आपने एक पोल गाड़ दिया। तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। जरा बताओ क्या लिखूंगा मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P2 का। तो P2 तक पहुँचने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। ऑरिजिन से स्टार्ट कीजिए। P2 आप कैसे पहुँचोगे, पहले x में मूव करना पड़ेगा 5 मीटर, तो x कोऑर्डिनेट इसका आप लिखोगे 5। फिर y में मूव करना होगा, ये y के पहले याद रखिएगा, y में मूवमेंट आपका कितना है, 2 मीटर, जो नॉर्थ डायरेक्शन था, तो y कोऑर्डिनेट इसका होगा 2। और फिर यहाँ पहुँचने के बाद आपने B पॉइंट पे पोल गाड़ दिया 3 मीटर हाई का, 3 मीटर हाई पोल आपने गाड़ दिया। तो अब आपको z में जाना है, हाइट में, वो कितना है, z कोऑर्डिनेट इसका 3। तो ये P2 का कोऑर्डिनेट हो गया। एक दफ़ा अब अगर आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाते हैं तो फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना बहुत ही आसान है, हम लोग जानते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन P1 P2 वेक्टर। और मैं बता चुका हूँ बार बार, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था हमने कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने के लिए करते क्या है कि जो जिधर हेड होगा, हेड वाले कोऑर्डिनेट्स में से टेल वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर करके I, J और K लगाते हैं। जैसे x वाला कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, लेकिन x वाला जो कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे तो किस में से किसको माइनस करना होगा, हेड वाले कोऑर्डिनेट्स में से टेल वाले को माइनस करना है हमेशा। यानी इस पॉइंट में से इस पॉइंट वाले को माइनस करेंगे। अगर ये वेक्टर उल्टा होता, अब बर्ड का फ्लाई अगर इधर से इधर होता तो फिर इधर हेड हो जाता है, तो हेड वाले में से टेल वाला माइनस करते हैं। तो रूल क्या है, हमेशा हेड वाले कोऑर्डिनेट्स में से टेल वाले कोऑर्डिनेट्स को आप माइनस करेंगे। तो अब आप चले देखो, हेड कोऑर्डिनेट x का कितना है 5, टेल का कितना है 0, तो मैं लिखूंगा 5 - 0। अभी मैंने x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया है, यानी x कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया है। और x कोऑर्डिनेट्स के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, i कैप। तो मैं लिखूंगा i कैप। इसके बाद आप समझ गए, पैटर्न समझ गया होगा। अगला y का माइनस कीजिए, फिर j कैप लिखिए, फिर z का माइनस कीजिए, k कैप लिखिए। तो y का माइनस करने जा रहा हूँ 2 - 0, 2 - 0, ये हो गया j कैप। और फिर z का माइनस कीजिए तो 3 - 5, 3 - 5 एंड ये k कैप हो गया। ठीक है, ये हमारा वेक्टर आ गया। तो मैं लिख रहा हूँ उसको, यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेसिकली। तो ये हो जाएगा 5i + 2j एंड -2k, ये है ना। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, √x² + y² + z²। आप लिखो 5² + 2² + -2k², राइट। वैल्यू कितनी आ रही है ज़रा देख लीजिए, 25 + 4 + 4। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी √33 मीटर। 33 आ रहा ना, 25 + 4 29, 29 + 4 33। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही आसान है, इट्स क्वाइट ईजी। अब देखिए, चलिए ये क्वेश्चन लोग करते हैं। ये जेईई एडवांस में 2017 में आया था, ये 2017 में, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स डू दिस। क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 वेक्टर्स P, Q एंड R आर गिवन एज शोन। यानी इस फिगर में दे रखा है P, Q, R, पहचानिए कौन सा वेक्टर है। दिस वेक्टर इज P, O से P, ये पॉइंट P है, इसको कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर है इसका नाम P है। ये पॉइंट Q है, इसको जो कनेक्ट किया ऑरिजिन से, दिस इज Q वेक्टर। और R जो वेक्टर है वो ये वेक्टर है, ऐसे देखिए यहाँ दिया हुआ है P Q वेक्टर इज R वेक्टर, है ना, ये दे रखा है उसने। और आगे देखिए P S इज, अच्छा एक और आगे देखिए उसने लिखा है कि लेट S बी एनी पॉइंट ऑन R। इस R वेक्टर पे, ये जो R वेक्टर है उस पर एक पॉइंट उसने लिया है S, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को उसने क्या माना है S। और P से S तक का जो डिस्टेंस है ना, वो वैल्यू कितनी है B मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। ये R का मैग्नीट्यूड है, जिसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो BR, क्योंकि R के मैग्नीट्यूड को R लिख सकते हैं सिंपली। तो यानी ये जो R पूरा वेक्टर है ना, उसके मैग्नीट्यूड का B टाइम्स है वो। तो B जाहिर बात है कि वो 1 से कम होगा, एक फ्रैक्शन है वो,
तो अब आप ज़रा देखोगे, अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई ये एक पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज Q, ये पूरा वेक्टर R है, और बीच में एक पॉइंट मैंने लिया है S, राइट। ये पूरा जो PQ वेक्टर है, दिस वेक्टर इज R वेक्टर। तो जाहिर बात है कि PQ का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, वो सिंपली R होगा, PQ का लेंथ। अब इसमें अगर इस वाले लेंथ को उसने लिखा है BR, तो आप खुद बताओ कि बाकी ये जो बचा हुआ लेंथ है वो कितना होगा। टोटल लेंथ तो R के बराबर ही होना चाहिए ना। ये ऑब्वियसली कितना होगा, दिस इज 1 माइनस BR, क्योंकि जब दोनों लेंथ को मैं जोड़ूंगा तो BR प्लस R माइनस BR कटने के बाद सिंपली R बचेगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है, वो R है। वेक्टर तो R वेक्टर है, बट व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज R। तो अब मैं यहाँ से एक चीज़ लिख लूँगा कि P से एक S का डिस्टेंस तो उसने BR दिया है, नो डाउट वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन एक डिस्टेंस जो आगे जो बचा हुआ है S से Q, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो BR मुझे मालूम हो गया, लेकिन S से Q का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 माइनस BR। तो दिस इज 1 माइनस BR। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको ऐसे निकालो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोज करें कि ये चीज़ आपको नहीं मालूम है, SQ डिस्टेंस आपको नहीं पता है, मैं इतना लिख सकता हूँ नहीं कि PS प्लस SQ इज इक्वल टू PR लेंथ वाइज, यानी इतना लेंथ प्लस इतना लेंथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ। तो P से S का डिस्टेंस फिर S से Q का डिस्टेंस है ना, इज इक्वल टू P से Q का डिस्टेंस, इसको PQ लिख रहा हूँ, P से S का डिस्टेंस प्लस S से Q का डिस्टेंस इज इक्वल टू P से Q का डिस्टेंस। अब देखिए PS की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी हुई है, PS इज इक्वल टू सिंपली B इंटू R, क्लियर है बिल्कुल। और SQ अभी मुझे नहीं मालूम, कि किसी को कन्फ्यूजन होगा कि ये वैल्यू कैसे सर ले आए, तो वही मैं निकाले जा रहा हूँ। मान लीजिए कि SQ आपको नहीं पता है, छोड़ दीजिए इसको। और P से Q का जो लेंथ है टोटल, वो लेंथ कितना है, PQR है, क्योंकि R वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली R। तो यहाँ से आप SQ निकाल लो, SQ कितना हो जाएगा, दिस R इज ऑन द राइट साइड, इस BR को उधर ले जाइए तो दिस इज माइनस BR, तो R आप कॉमन ले लो जाओ, ठीक हो जाएगा 1 माइनस B। तो दिस इज SQ, और यही हमने यहाँ लिखा है, SQ इज 1 माइनस BR। तो ये क्लियर हो गया, यानी SQ का लेंथ मुझे मालूम हो गया है 1 माइनस BR। तो यानी आप दोनों लेंथ मालूम हो गई, ये वाला पोर्शन भी लेंथ मालूम हो गया और ये पोर्शन का भी लेंथ मुझे मालूम हो चुका है, राइट। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। उसके बाद उसने क्या कहा है क्वेश्चन, ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद कि द रिलेशन बिटवीन P, Q एंड S इज़, यानी इन तीनों वेक्टर में आपस में क्या रिलेशन आएगा वो आपको निकालना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से मुझे फाइंड आउट करना है कि वो रिलेशन कौन सा है। तो अब आप आ जाइए, ये मैं सॉल्व करूँगा इसे हेड टेल मेथड से। हम लोग जानते हैं कि 2 वेक्टर का सम अगर मुझे निकालो, मान लीजिए कि मैं एक वेक्टर ये हो, इसके हेड पे दूसरा वेक्टर में ड्रॉ कर दिया A और B, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, C, और रिलेशन क्या होगा, A प्लस B इज इक्वल टू C। मैं लिख सकता हूँ, यानी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ये कौन सा मेथड ये फॉलो कर रहा है, ये हेड टेल मेथड है। इसके हेड पे ये हमने ऐड किया दूसरा, तो ये दोनों जुड़ करके जो तीसरा आएगा वेक्टर वो गिवन बाय दिस C वेक्टर। तो ये हेड टेल मेथड भी फॉलो कर रहा है और ये ट्रायंगल लॉ भी है। ट्रायंगल, इफ 2 vectors A and B represent the 2 sides of a triangle taken in order, then their sum or their resultant is given by the third vector or third side taken in the reverse order। ठीक है ना, ये है आपका स्टेटमेंट ट्रायंगल लॉ। और वैसे हेड टेल मुझे बड़ा आसान लगता है कि भाई 2 वेक्टर जो हेड टेल फॉलो करते जाएंगे आप उसको ऐड करते जाइए, और जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड आप ज्वाइन कर दें, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्टेंट। तो इसे मैं मिटा दूँ। तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए इसमें 2 ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ। पहला ट्रायंगल ले रहा हूँ जैसे O से P में जा रहा हूँ प्लस P से S। मैंने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया है। तो हेड टेल मेथड का रिजल्टेंट लिखना भी बड़ा आसान है। आप पहले O से P गए, जहाँ पे इस वेक्टर का हेड है उसी पे अगले वेक्टर का टेल है, यानी PS, और अल्टीमेटली अगला वेक्टर आपने PS ड्रॉ कर दिया। तो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर से जो बनेगा वेक्टर उसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। तो O से P गए, फिर P से S गए, तो अल्टीमेटली आप कहाँ से कहाँ पहुँचे, O से S। ये आपका हेड टेल मेथड है। तो कि आप जैसे फर्स्ट वेक्टर को आपने फिनिश किया जिस जगह पे, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे क्या होगा, अगले वेक्टर का टेल होगा। देखिए अगला वेक्टर जो P है उसका टेल यहाँ पे,
तो ये यहाँ तो 2 ही वेक्टर है तो आसान है, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकलने के लिए क्या करना होगा, हेड टेल मेथड से पहले वेक्टर का टेल आखिरी वेक्टर का हेड, उन दोनों से जो मिलेगा वेक्टर वो रिजल्टेंट हो जाएगा। तो दिस इज OS। अब आप इसकी वैल्यू को यहाँ लिख जाइए। OP वेक्टर का नाम क्या दिया हुआ है, OP वेक्टर इज P वेक्टर, तो मैं लिख रहा हूँ दिस इज P। और PS जो है वो आप जरा देखो, PS यहाँ वेक्टर है, तो PS वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, मैं अलग से समझा दे रहा हूँ PS वेक्टर कैसे लिखेंगे। PS वेक्टर जो होगा, हर वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, पहले आप उसका मैग्नीट्यूड लिखिए, PS का मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाइड बाई उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप लिख सकते हो R कैप, क्योंकि PS का जो डायरेक्शन है वो R का ही डायरेक्शन है या नहीं। इधर देखिए, इधर ही PS है और इधर ही R है, तो मुझे अगर सिर्फ डायरेक्शन चाहिए उसी डायरेक्शन में, PS के डायरेक्शन में, तो मैं अगर उस डायरेक्शन में कोई नॉन वेक्टर है तो नॉन वेक्टर हमारे पास है वो R वेक्टर, और मुझे सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है तो मैं R कैप लिखूंगा। डायरेक्शन क्या बताता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, तो यहाँ जो R कैप ये क्या बता रहा है कि वो R के डायरेक्शन में है। तो PS का डायरेक्शन R के डायरेक्शन में है या नहीं, ज़रा चेक कर लीजिए फिगर से, है ऑब्वियसली। तो अब ज़रा देखो PS की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, PS का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है B इंटू R, मैं लिख रहा हूँ दिस इज B इंटू R, और फिर यहाँ लिखिए R कैप, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी PS की जो मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, तो दिस इज B इंटू R, और ये हो जाएगा R कैप, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू OS, और ये है वेक्टर S, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज वेक्टर S। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप अगला वेक्टर लीजिए OS प्लस SQ, OS प्लस SQ। अब आप देखिए O से S गए, अगला वेक्टर S से ही शुरू हुआ है, वही हेड टेल फॉलो हो रहा है, तो आप O से S गए फिर S से Q गए, तो अल्टीमेटली आप कहाँ से कहाँ पहुँचे, O से Q पहुँच गए। तो ये हेड टेल मेथड बहुत ईजी है समझना, यहाँ भी जहाँ हेड टेल फॉलो करें तो याद रखिएगा उसको ऐड करना बड़ा आसान है। तो जो रिजल्टेंट आता है ना वो कैसे आता है, फर्स्ट वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, इन दोनों लेटर से जो रिजल्टेंट जो वेक्टर बनेगा वही रिजल्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा आपका OQ। और वैसे भी आप बहुत आसान है समझिए, O से आप S गए, S से Q गए, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, OQ आएगा। आप देखिए फिर आप लिखिए OS कौन सा वेक्टर है, सो OS इज सिंपली S वेक्टर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज S वेक्टर। अब SQ फिर निकालना होगा, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, अब आपको SQ भी निकालना होगा, तो ज़रा SQ देखिए क्या है, SQ का लेंथ ये होगा क्या, ज़रा देखो SQ जो होगा वेक्टर, ये होगा SQ वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड लिखना होगा मुझे, कोई भी वेक्टर लिखने का तरीका क्या है, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, हर वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन होता है। तो SQ वेक्टर जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो पहले मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो SQ का मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ लिख रखा है हमने, दिस इज द मैग्नीट्यूड 1 माइनस B इंटू R। और डायरेक्शन क्या ज़रा बताओ, SQ का भी डायरेक्शन वो R का ही डायरेक्शन है, देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, P से S भी हम गए जा रहे थे R ही के डायरेक्शन में, और S से Q जो जा रहे हैं वो भी R ही डायरेक्शन, ये पूरा वेक्टर जो है वो R ही है। PQ वेक्टर कौन सा वेक्टर है, यहाँ देखिए लिख रखा है PQ इज R वेक्टर, P से Q को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो R वेक्टर है। तो इस लाइन पे जो भी वेक्टर आपको बन रहा है डायरेक्शन में, PS उसका भी डायरेक्शन R का डायरेक्शन होगा, SQ उसका भी डायरेक्शन R का ही डायरेक्शन है। तो मुझे अब आगे जो लिखना है वो मुझे सिर्फ डायरेक्शन लिखना है। डायरेक्शन के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो SQ के डायरेक्शन में R वेक्टर है, तो R का यूनिट वेक्टर मुझे लिखना होगा लाइक दिस। आप ज़रा वैल्यू पुट कर दो, SQ मैग्नीट्यूड कितना है 1 माइनस B इंटू R, सो दिस इज 1 माइनस B इंटू R एंड दिस R कैप, दिस इज SQ वेक्टर। इस SQ को यहाँ पुट कर दो 1 माइनस B इंटू R, और ये हो जाएगा R कैप, एकदम क्लियर है। एंड ऑन द राइट साइड वी हैव OQ वेक्टर, OQ ये आपका Q वेक्टर, तो इसको आप यहाँ ले लीजिए दिस इज Q, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक क्लियर बिल्कुल। अब आपको देखिए करना क्या है, ये दो इक्वेशन हमारे पास है, इसमें से हमारे पास जो रिजल्ट है इस रिजल्ट में कहीं भी R नहीं है, देख लीजिए आप चारों ऑप्शन में R वेक्टर नहीं है, तो मुझे एनी हाउ R को एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा यहाँ से। R हटेगा कैसे, जरा देख लीजिए, R वेक्टर यहाँ है, R वेक्टर यहाँ, यानी ये वाला जो टर्म है इसमें R नहीं है, इसमें भी R नहीं है, इन बीच वाले टर्म में R है, मुझे इसको हटाना है। वो कैसे हटेगा जरा देखो, इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप लोग जानते ही हैं, जिस टर्म्स को हटाना होता है आप मल्टीप्लाई करो उस पूरे इक्वेशन को। तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ क्या है B R R कैप, देखिए R R कैप यहाँ भी है, R R कैप यहाँ भी है, R R कैप R R कैप, सिर्फ फ़र्क किसका है, इस टर्म का, B है यहाँ 1 माइनस B।
तो अगर मैं इधर इस वाले पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 माइनस बी से, पूरे टर्म्स को, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ बी से, तो अब आप देखिए कि ये वाला टर्म की वैल्यू देखिए सेम आ गई है या नहीं। देखिए ये वाला टर्म क्या आएगा, बी इंटू 1 माइनस बी आर आर कैप, और यहाँ पे देखिए बी इंटू 1 माइनस बी आर आर कैप, ये दोनों टर्म सेम हो गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो अब इसके बाद मैं इक्वेशन 1 को और 2 को एक माइनस कर रहा हूँ, 1 में से 2 माइनस होगी, यहाँ मैं माइनस साइन दूंगा, यहाँ भी माइनस साइन और यहाँ भी माइनस साइन। तो ऑब्वियस है कि ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, ये और ये क्लियर हो रहा है बिल्कुल। आप चाहिए तो अलग से मल्टीप्लाई कर लो पहले पूरे टर्म को, उसके बाद सॉल्व कर लेना। मैं बता रहा हूँ कि ये वाला टर्म देखिए क्या है, बी इंटू 1 माइनस बी आर आर कैप, ये भी वही है, बी इंटू 1 माइनस बी आर आर कैप। हमने माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, देखिए पी के साथ बचेगा 1 माइनस बी, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म में बचा है 1 माइनस बी इंटू पी वैक्टर इधर, और यहाँ बचा है माइनस साइन के साथ बी इंटू एस, बी इंटू एस। बिल्कुल क्लियर है। राइट साइड में आइए, राइट साइड में आपके पास है, ये है आपका एस इंटू 1 माइनस बी, 1 माइनस बी इंटू एस वैक्टर, और ये माइनस बी क्यू, माइनस बी क्यू। ठीक है, तो एस को उधर ले जाइए क्योंकि एस एक तरफ है, अब बाकी सब उधर पी और क्यू है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ, इधर से बी एस उधर ले जा रहा हूँ, इस क्यू को उधर ले जा रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी इंटू पी, ये वाला टर्म है, और इधर से बी क्यू, इधर माइनस साइन इधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस बी क्यू। क्लियर। और राइट साइड में देखिए ये क्या है, 1 माइनस बी एस वेक्टर, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस बी एस वेक्टर। तो मैं ज़रा इसको ओपन करूँ, 1 इंटू एस, एस हो गया, माइनस बी एस, और ये हो जाएगा प्लस बी एस। ये ख़त्म हो गया, यहाँ सिर्फ बचा एस, लेफ्ट साइड में एस ही था, और इधर क्या बच रहा है आपका, 1 माइनस बी इंटू पी प्लस बी क्यू। तो ये रिजल्ट देखिए अब कौन सा है ऑप्शन, दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। एस इज इक्वल टू 1 माइनस बी पी प्लस बी क्यू, 1 माइनस बी पी यहाँ है प्लस, लेकिन यहाँ 2 बी क्यू है, बी माइनस होने भी गड़बड़ है, 1 माइनस बी पी प्लस बी क्यू, ये वाला सी वाला ऑप्शन है। देखिए एस इज इक्वल टू 1 माइनस बी पी, 1 माइनस बी पी, क्लियर, प्लस बी क्यू, प्लस बी क्यू। सो दिस इज दी करेक्ट आंसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सर, वी हैव डन दिस, और मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसे शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए मेरे वीडियोज़ को। एंड आई नीड योर सपोर्ट प्लीज़। सो आप खुल करके सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और कोई भी डाउट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। कोई भी डाउट्स, किसी तरह का क्वेश्चन आपके पास अगर है, आप जिस कमेंट बॉक्स में लिखें बुक का नाम, चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर एंड जस्ट उसको लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा।